So going ahead with Newton's laws of motion, next thing that we want to see today is law of conservation of linear momentum. Law of conservation of linear momentum. आपको पता होना चाहिए that if there is no external force acting on a system of bodies, for example हमारे पास एक सिस्टम है, मान लो ये एक सिस्टम है, and in this system you have few bodies, so you have some bodies here, right? So if there is no external force acting on this system, then in that case total momentum of the system is constant. इसका मतलब ये है कि ये जो सिस्टम है, मे बी इन दिस सिस्टम यू हैव दिस बॉडीज विच आर मूविंग, राइट? तो हर एक बॉडी का अपना अपना मास है, अपना अपना स्पीड है, तो टोटल मोमेंटम इज कांस्टेंट. तो व्हाट इट टेल्स यू इज मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी P1 plus momentum of second body P2 plus momentum of third body P3, so on so forth is equal to a constant. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम टेल्स यू दैट जब आपके पास एक सिस्टम है और अगर उस सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, या तो एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो है, हो सकता है दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हो बट दे आर कैंसिलिंग ईच अदर. So if the net force acting on the body is zero, or if there is no external force, then the momentum of the system is conserved. So if there is no net force acting on the system of bodies, then total linear momentum is conserved या फिर is constant. Conserved मतलब constant. तो आप प्रूव भी कर सकते हो जो मैंने बताया, टोटल मोमेंटम इज कांस्टेंट. कैसे प्रूव करोगे? सिंपल है, आपको पता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इक्वल टू dp बाय dt. नेट फोर्स जीरो होना, क्योंकि ऐसा मैंने बोला है यहाँ पे दैट इफ द नेट फोर्स इज जीरो, नेट फोर्स जीरो होने का मतलब ये है कि dp बार बाय dt जीरो होना, dp बार बाय dt जीरो होना. और dp बार बाय dt जीरो, किसी भी क्वांटिटी का डेरिवेटिव जीरो कब होता है? जब वो क्वांटिटी कांस्टेंट हो. इसका मतलब p बार कांस्टेंट है, p बार कांस्टेंट है लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम. लेकिन सिस्टम किससे बना था? n नंबर ऑफ पार्टिकल से. मतलब मोमेंटम पहले का प्लस दूसरे का प्लस तीसरे का एंड सो ऑन सो फोर्थ इज इक्वल टू अ कांस्टेंट. करेक्ट? बट मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी. मतलब m1 v1 बार प्लस m2 v2 बार प्लस m3 v3 बार so on so forth is equal to a constant. So this is nothing but law of conservation of linear momentum. बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. अगर आपके पास एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, इफ the net force on the system is zero, total force अगर जीरो है, तो उस केस में momentum is conserved, मतलब total momentum is constant. क्यों ऐसा? क्योंकि फोर्स इज dp बार बाय dt. मतलब फोर्स जीरो है तो dp बार बाय dt जीरो है. लेकिन किसी भी क्वांटिटी का डेरिवेटिव जीरो कब होता है? जब वो क्वांटिटी कांस्टेंट हो. लेकिन टोटल मोमेंटम कहां से आएगा? पूरे सिस्टम में जितने भी मासेस थे वहां से आएगा. दैट इज वाई पहले बॉडी का मोमेंटम प्लस सेकंड का प्लस थर्ड का प्लस फोर्थ का इज इक्वल टू जीरो. मतलब m1 v1 बार प्लस m2 v2 बार प्लस m3 v3 बार इज इक्वल टू अ कांस्टेंट. इसको सोचने का और एक तरीका भी है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. आई एम टेलिंग यू, see the thing is, if you are not able to understand or if you're not able to imagine the concept, take a system. अब इस सिस्टम में as you know there are n number of masses and these masses let us say are moving with different velocities. इसका वेलोसिटी v1 है, इसका वेलोसिटी v2 है, इसका वेलोसिटी लेट अस से v3 है.
V3 है, so on so forth. ओके, अब बात ऐसी है यहाँ पे कि अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स होता तो वो सिस्टम के पार्टिकल्स का वेलोसिटी चेंज कर देता, क्योंकि फोर्स का तो काम ही वही है, टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। जब एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं तो सिस्टम के पार्टिकल्स का ओवरऑल स्पीड वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। फिर आप बोलोगे पर ऐसा कैसा, कोलिजन तो हो सकता है कोलिजन, लेकिन कोलिजन होगा भी तो एक का वेलोसिटी कम होगा तो दूसरे का बढ़ेगा, तो टोटल मोमेंटम जो है वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, टोटल मोमेंटम विल स्टिल रिमेन कांस्टेंट, बाहर से कुछ नहीं आया, राइट। तो टोटल मोमेंटम कांस्टेंट मतलब m1 v1 बार प्लस m2 v2 बार प्लस m3 v3 बार प्लस m4 v4 बार इक्वल टू 0, अ कांस्टेंट, ठीक है, इज इक्वल टू कांस्टेंट यू कैन से। अब दिस हैज वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस। हम दो एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे, बट देयर आर मेनी एप्लीकेशंस। नंबर 1, रिकॉइल ऑफ अ गन। अगर आप में से if someone you are into rifle shooting or something, या फिर कभी गन चलाया होगा, राइट, तो when you fire a bullet it comes back, right, or you know this concept is also used to identify criminals। इससे इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड लोगों को सजा हुई है, डेथ पेनल्टी, राइट, बिकॉज समवन शॉट समवन, मार दिया एक को, बोल दिया मैंने नहीं मारा, राइट। तो जो राइफल यूज किया था वो राइफल आपको पता है, दे कीप सपोर्ट ऑफ द राइफल ऑन द शोल्डर, तो जब वो शूट हुआ तो राइफल पीछे आया तो ब्लड क्लॉटिंग हो गया यहाँ पे। From that blood clotting, the criminal was identified because of recoil of the gun. Okay, so interesting. What is recoil? You understand in a while. मान लो हमारे पास एक गन है, and then you fire a bullet from here. But wait a minute, before firing a bullet, what you need to know is कि initially ये जो bullet है, it is at rest. इनिशियली बुलेट भी रेस्ट पे है और गन भी इज एट रेस्ट, तो टोटल मोमेंटम इज 0, है ना, टोटल मोमेंटम इज 0, टोटल इनिशियल मोमेंटम इज 0। अब देखो ऐसा है, ये जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है इसको बोलने के दो तरीके हैं। एक तो आप बोल सकते हो सिस्टम का टोटल मोमेंटम 0, सॉरी कांस्टेंट, या फिर आप बोल सकते हो टोटल मोमेंटम बिफोर इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर, ऐसा भी बोल सकते हो, अप टू यू, या अदरवाइज यू शुड नो। तो व्हाट इज टोटल इनिशियल मोमेंटम? 0। क्यों? क्योंकि टोटल इनिशियल मोमेंटम किससे आ रहा है? गन से आ रहा है और बुलेट से आ रहा है। इनिशियली मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो मास ऑफ गन, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन प्लस मास ऑफ बुलेट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। लेकिन इनिशियली तो दोनों रेस्ट पे थे ना, बुलेट मूव हो रहा था ना गन, 0। फाइनल मोमेंटम मतलब फायर करने के बाद व्हाट यू नो इज कि ये जो बुलेट है ये आगे जाएगा, राइट, मतलब बुलेट विल स्टार्ट मूविंग, तो यू विल हैव MBVB मोमेंटम ऑफ द बुलेट प्लस MGVG मोमेंटम ऑफ द गन। But according to law of conservation of momentum, initial momentum equal to, क्योंकि conservation है ना, conservation मतलब क्या होता है? कांस्टेंट होना। कांस्टेंट होना मतलब जो फायर करने से पहले था वही फायर होने के बाद होना। तो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। इनिशियल तो था 0, तो MBVB प्लस MGVG इक्वल टू 0। ओके, इसका मतलब दिस मीन्स, just a minute, okay, just a minute, good, fine, so this means यहां से इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट, इसको शिफ्ट कर दो तो माइनस MBVB इक्वल टू MGVG,
मतलब velocity of gun will be minus mass of bullet upon mass of gun into velocity of bullet माइनस मतलब अगर बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो गन को पीछे आना पड़ेगा, so that the momentum is conserved. So this is one proof that yes, the gun will come back उसको बोलते हैं recoil मतलब पीछे आना. If the bullet is going in forward direction, the gun will go in backward direction. The recoil of gun is one of the examples of conservation of momentum. तो ये याद रखना, this is so interesting. अब ये तो एक concept है, but you have also another application is related to rocket propulsion. रॉकेट propulsion. तो रॉकेट propulsion मतलब आपको पता है, when you launch a rocket, it goes up against gravitational force. So number 2, even in case of rocket propulsion, this conservation of momentum is applicable. Well, हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे. You need to know few things about rocket because यहाँ पे थोड़े से इक्वेशन चेंज होंगे. नंबर 1, when you talk about rocket, you need to know कि जैसे हम F equal to ma प्रूव करते हैं, याद है क्या? F equal to dp by dt, फिर हम लोग लिखते हैं dp by dt में p को लिखते हैं m into v, मास into वेलोसिटी. फिर उसके बाद हम बोलते हैं मास तो कांस्टेंट है और मास को निकाल लेते हैं भार. फिर हमको मिल जाता है m dv by dt. फिर वो dv by dt होता है एक्सेलरेशन, एंड देन वी से फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट. यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे यू कैन नॉट टेक मास टू बी कांस्टेंट. व्हाई? बिकॉज एज आई टोल्ड यू, देयर इज good enough mass of the fuel. So जो इसका initial mass है उसको मैं बोलूंगा m0, initial mass of the rocket, क्योंकि इसमें बहुत सारा fuel भी भरा हुआ है. This fuel is required to produce thrust, क्योंकि gravity के against में जाना है. तो it's not that easy. Gravitational force को overcome करना अगर है आप लोगों को, मतलब रॉकेट को, तो एक बहुत ज्यादा डाउनवर्ड फोर्स लगाना पड़ेगा. एक्शन, उसका रिएक्शन ले जाएगा रॉकेट को ऊपर. और ये एक्शन कहां से आता है? तो जो गैसेस आप बर्न करते हो, जो फ्यूल आप बर्न करते हो, उसमें उसके से जो यहाँ पे गैस इजेक्ट होगा, दिस इजेक्टेड गैस विल बेसिकली हेल्प द रॉकेट टू गो अप. तो उसको जो थ्रस्ट है, यहाँ पे फोर्स को थ्रस्ट बोलते हैं, है तो फोर्स ही, पर इसको बोलते हैं थ्रस्ट. तो यहाँ पे थ्रस्ट ऊपर के डायरेक्शन में होना चाहिए. गैसेस का जो इजेक्शन का फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन है, मतलब फोर्स ड्यू टू गैसेस. और ऑल्सो देयर इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी, mg इज डाउनवर्ड्स. तो देयर आर टू फोर्सेस इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड वन फोर्स इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन. तो यहाँ पे यू आर नॉट सपोज टू डिराइव इक्वेशंस, यू आर जस्ट सपोज टू नो इक्वेशंस. तो नेट थ्रस्ट मतलब टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉकेट इज गिवन बाय. तो आपको फोर्स मतलब थ्रस्ट ऑन द रॉकेट पता होना चाहिए. आपको ऑलरेडी यू नो कि एक होगा ग्रेविटी के से, मतलब माइनस mg आएगा, और एक टर्म आता है यहाँ पे. सो कैन यू गेस अ टर्म? कौन सा टर्म आएगा यहाँ पे? बिकॉज एज आई टोल्ड यू, मैंने अभी अभी आपको बताया F इक्वल टू ma जब प्रूव किया था तो कैसे किया था. आपने बोला था F इक्वल टू dp बाय dt और p को लिखा था m इंटू v. फिर मास डायरेक्टली कांस्टेंट निकाल लिया, वो गलती थी. वहां पे सही था, यहाँ पे वो गलती होगी क्योंकि वहां पे मास कांस्टेंट था, यहाँ पे मास कांस्टेंट नहीं है. फिर आप डेरिवेटिव्स का u इंटू v रूल लगाते हो, प्रोडक्ट रूल. तो डेरिवेटिव के प्रोडक्ट रूल के हिसाब से पहले पैरामीटर को कांस्टेंट रखो, दूसरे का डेरिवेटिव लो, प्लस दूसरे को कांस्टेंट रखो, पहले का डेरिवेटिव लो, राइट.
dv by dt is acceleration, तो ma और v is v dm by dt। तो इस केस में आपको दो टर्म्स मिलेंगे, और डेफिनेटली मैंने एक जगह पे माइनस जी क्यों लिखा है, इट इज गोइंग अगेंस्ट ग्रेविटी। और जो दूसरा टर्म आता है यहाँ पे v dm by dt, ये भी नेगेटिव आएगा, सिर्फ इसको मैं v के यहाँ पे u बोल दूंगा, फर्क नहीं पड़ता है, u इज इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, v बोलो डजंट मैटर। सिर्फ इतना है कि यहाँ पे जो ये v dm by dt है ये भी नेगेटिव आएगा। ये नेगेटिव क्यों आएगा, क्यों आएगा नेगेटिव आएगा, क्यों आएगा नेगेटिव? व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ इजेक्शन ऑफ गैस? नेगेटिव। तो माइनस यू dm by dt, where dm by dt is the rate at which the fuel is burnt, क्योंकि that is the rate at which the mass is decreasing। dm by dt किलोग्राम पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितना किलोग्राम फ्यूल बर्न हो रहा है उतने ही किलोग्राम से मास कम होगा, तो यहाँ पे dm by dt is rate of change of mass। गुड गुड, वेरी गुड। अब एक्सेलरेशन, व्हाट इज द नेट एक्सेलरेशन? वहां पे आप अगर एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हो आप बोलते हो इक्वल टू माइनस जी, राइट, क्योंकि वहां पे सिर्फ होता है अगेंस्ट द ग्रेविटी, यहाँ पे तो नहीं है वैसा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, व्हाट इज फोर्स? ma माइनस यू dm by dt इक्वल माइनस mg, यहाँ पे mm से डिवाइड कर दो, a इक्वल टू माइनस यू बाय m dm by dt, माइनस m by m कैंसल, माइनस g, तो a इक्वल टू माइनस यू बाय m dm by dt माइनस g, ये आ गया एक्सेलरेशन, राइट। फिर जैसे आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करते हो, v इक्वल टू u प्लस at, लेकिन प्लस की जगह पे माइनस gt, तो यहाँ पे सिर्फ इतना करके नहीं चलता, यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है नेचुरल लॉग ऑफ, नेचुरल लॉग मतलब लॉग टू द बेस ई ऑफ इनिशियल मास अपॉन instantaneous mass, where m naught is initial mass and m is mass at that instant। तो ये आपको देता है instantaneous speed, यही इक्वेशन होना चाहिए, this is what you should have, yes this is what you should have, instantaneous speed। क्यों instantaneous speed? Because instantaneous speed will change with mass। जब आप एक नॉर्मल बॉल को ऊपर थ्रो करते हो तो you have v equal to u minus gt, क्यों? क्योंकि u था इनिशियल, a था माइनस जी, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी की जगह पे v इक्वल टू यू माइनस जी टी। वहां पे u के साथ कुछ और नहीं था, यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे मास कम हो रहा है। जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जाएगा आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है ना, मतलब वेलोसिटी एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम। जैसे रॉकेट ऊपर जाएगा वैसे उसका मास भी तो कम हो रहा है, बिकॉज ऑफ फ्यूल इज बर्निंग। So that is why this term is there, log of m0 by m, where m0 is initial mass and m is instantaneous mass। क्लियर है यहाँ तक? गुड। तो रॉकेट प्रोपोर्शनल का जहां तक केस है आपको इतना ही पता होना चाहिए। यू नीड टू नो दिस इक्वेशन, यू नीड टू नो व्हाट इज नेट थ्रस्ट, यू नीड टू नो व्हाट इज नेट एक्सेलरेशन, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर वेलोसिटी। देन our most important thing here will be object in a lift, object in a lift। इसके बहुत सारे केसेस वी विल डिस्कस। उसके बाद आपके पास 2-3 ब्लॉक दे देंगे, 4 ब्लॉक दे देंगे, और आपने 2-3-4 ब्लॉक को स्ट्रिंग से कनेक्ट किया, जैसे रेल का डब्बा होता है, ट्रेन के बोगीज को यू कनेक्ट विथ, नॉट विथ स्ट्रिंग बट यू कनेक्ट विथ सम रॉड्स, राइट। या फिर आपने 3-4 ब्लॉक को एक टेबल पे रखा और उस में से एक ब्लॉक में से, आखिरी ब्लॉक में से आपने एक वायर निकाला, उस वायर को एक पुली के ऊपर से आपने पास किया और उस वायर को आपने लगा दिया नीचे एक मास, राइट, करेक्ट। तो ऐसा पूछा होगा कि वो 5 ब्लॉक थे, तो थर्ड और फोर्थ ब्लॉक के बीच में जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन कितना, मतलब यू आर सपोज टू स्टडी कनेक्टेड स्ट्रिंग्स। 2 मासेस है, 3 मासेस है, 4 मासेस है। I will just show you pictorially what they can ask you is, they can ask you कि आपके पास ऐसे 4, 5, 6, 8, 10 maybe 100 ऐसे आपके पास मासेस दिए हैं, और ये जो मासेस है they are connected to each other
with the help of some wires. और आपको पूछ लिया कि ये जो ब्लॉक नंबर 2 और 3 में जो वायर है इसमें टेंशन कितना है, व्हाट इज द टेंशन. सो यू हैव टू स्टडी masses मतलब blocks connected with strings. या फिर और they can also give you something like this. ये एक बॉडी है, फिर आपके पास और एक बॉडी है, they are directly in contact with each other, right? So they can ask you something related to this, right? अब ये सारे के सारे जो मैंने आपको बताए, ऑब्जेक्ट इन अ लिफ्ट, एक ऑब्जेक्ट एक लिफ्ट में उसका एपरेंट वेट कितना होगा, अगर लिफ्ट ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ये सारे के सारे आने वाले 3-4 टाइप के अलग अलग टाइप के मोशंस अगर आपको समझने हैं तो उसके लिए आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए जिसको हम लोग बोलते हैं FBD, फ्री बॉडी डायग्राम. So you need to know what is free body diagram, FBD. Many books will directly use this FBD. तो पहली बार सिर्फ लिख देते हैं free body diagram. So what is free body diagram? Just for an example, just to understand कि free body diagram होता क्या है. तो मान लो that you have, for example, हमारे पास एक रस्सी है यहाँ पे और दूसरे साइड पे और एक रस्सी है, स्ट्रिंग है, एंड दीज टू स्ट्रिंग्स आर पासिंग ओवर अ पुली. यहाँ पे एक पुली होगा और बोला होगा कि ये पुली फ्रिक्शनलेस है, मासलेस है, ऐसा है वैसा है, जो भी होगा, व्हाटएवर इट इज, राइट. सो यू विल बी गिवन समथिंग लाइक दिस. तो इसके ऊपर से पास हुआ. देन यू मे हैव a body here, some body, कुछ एक बॉडी दिया होगा यहाँ पे आपको. देन इस तरफ भी आपको एक बॉडी दिया होगा, राइट. एंड ऑल्सो दे विल गिव यू वन मोर बॉडी ओवर हियर. ऐसा कुछ आपको दिया होगा इन शॉर्ट. ये तो बहुत सिंपल बताया मैंने, बहुत सारा अलग अलग टाइप के कॉम्प्लिकेशंस आएंगे. This is the simplest I can draw. There are a lot of things that can happen. So I'll show you one such example of what else can happen. One or two. ऐसा भी हो सकता है आपके पास एक ट्राइंगुलर वेज है. वेज मतलब इंक्लाइन प्लेन. इंक्लाइन प्लेन को आप बोलते हो वेज, याद रखना. तो आपके पास एक ऐसा ट्राइंगुलर वेज है और आपने क्या किया, यहाँ पे एक बॉडी लगा दी और then you have another body on this wedge, something like this. फिर आपने ऐसा किया, you pass a wire from here and you have a pulley somewhere over here. ऐसा पुली है. फिर उसके बाद ऐसा एक रस्सी से पास कर दिया. This is still the simplest. You can have, देखते जाओ क्या क्या हो सकता है. 1, 2, 3, ये 3 पुलीज है आपके पास. एंड देन what you can have is there is a string here, same रस्सी, the same string is passing something like this. So here also you have the same string. ऐसा कुछ आपके पास हो सकता है. Okay, I'll tell you what exactly is happening. ये रस्सी ऐसा पास हुआ, फिर ये ऐसा पास हुआ, फिर ये ऐसा पास हुआ, so on so forth. हाँ, डेफिनेटली ये ऊपर किसी सपोर्ट को टाई करके रखा होगा, तो एयर में नहीं हो सकता. गुड. तो वो मैंने अभी वो सिंप्लीफाई करने के लिए ऊपर का दिखाया नहीं था. बट देन सम वन ऑफ यू विल स्टार्ट थिंकिंग ऐसा कैसा होगा, नीचे क्यों नहीं गिरेगा. और नीचे इसलिए नहीं गिरेगा क्योंकि ऊपर सपोर्ट नहीं है. फिर यहाँ पे मासेस होंगे, राइट. अभी और भी कर सकते हैं लेकिन ठीक है, हमको सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम क्या है समझना है. मे बी दे कैन आस्क यू कि ये जो बॉडी है, लेट अस से
दिस ऑब्जेक्ट ब्लॉक बी, इसका एक्सेलरेशन कितना. मे बी दे कैन आस्क यू इसमें टेंशन कितना. Maybe here they can ask you what is the tension in the string. Maybe they can ask you what is the tension between body number 2 and body number 3. तो जब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, और आज हम स्टार्ट करेंगे नॉट लाइक दिस बट एटलीस्ट द सिंपलेस्ट वन थियरी वी विल सी. तो ऐसे केसेस में you need to draw something called as free body diagram. free body मतलब free of everything, just show forces. तो अगर आपको बोला है कि थर्ड बॉडी का एक्सीलरेशन कितना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस केस में सब कुछ हटा देना है यहां से. मतलब इस सिस्टम का फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, जस्ट लुक एट दिस. एंड इन फैक्ट यू शुड ऑल्सो नॉट ड्रॉ द बॉडी. लेकिन ठीक है, हम बॉडी तो रखते हैं, जिस बॉडी पे फोर्स एक्ट हो रहा है वो तो रखते हैं, जिस बॉडी से रिलेटेड आपको पैरामीटर फाइंड करना है वो रखते हैं. फिर हम देखते हैं कि इस पे कौन कौन सा फोर्स है. एक फोर्स था टेंशन ऊपर की तरफ, और एक फोर्स था ग्रेविटी नीचे की तरफ, mg. इसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम. द बॉडी ड्रॉन अलोंग विथ फोर्सेस एक्टिंग ओनली ऑन दैट बॉडी, बाकी सबको हटा दो. दैट इज कॉल्ड एज फ्री बॉडी डायग्राम. सिमिलरली इस बॉडी की बात करोगे तो यहाँ पे है mg साइन ऑफ अल्फा, अगर ये एंगल अल्फा है तो, राइट. और यहाँ पे है टेंशन T. तो इसको छोड़ के, इस बॉडी को छोड़ के, रिमूव एवरीथिंग फ्रॉम हियर, राइट. तो दिस इज फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दैट बॉडी, राइट. तो ये फ्री बॉडी डायग्राम हमको लगेगा. और स्टेट बोर्ड में कुछ नहीं होता है, देयर इज नथिंग दैट यू कवर दिस इन स्टेट बोर्ड, सो दैट इज व्हाई यू नीड टू पे प्रॉपर अटेंशन. अब लेट अस डिस्कस फर्स्ट केस. The first case is object inside a lift. तो object inside a lift हमें find करना है what is the apparent weight of an object inside the lift. Before we discuss cases, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए apparent और actual weight क्या. मैंने ऑलरेडी आपको बताया था what do you mean by actual weight and what do you mean by apparent weight. तो द आइडिया हियर इज, अगर मेरे पास ये एक टेबल है या फिर एक वेइंग मशीन है, बोल सकते हो, व्हाटएवर इट इज, वेइंग मशीन ले लो. इस पे अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, तो इस ऑब्जेक्ट का mg ऑन दिस वेइंग मशीन इज एक्शन. एंड ये जो वेइंग मशीन इस ऑब्जेक्ट पे लगाएगा वो होगा नॉर्मल रिएक्शन. तो ये जो mg होता है, ये होता है एक्चुअल वेट, मतलब रियल वेट. और ये जो r होता है, ये होता है नॉर्मल रिएक्शन, मतलब ये होता है एपरेंट वेट. दिस इज एपरेंट वेट. apparent weight मतलब which appears to us. तो जो weighing machine है, it actually shows you normal reaction, that is apparent weight. Real weight is actually mg, correct. तो इतना पता होना चाहिए. अब आपको ये पता है तो we'll discuss cases object inside a lift, right. तो object inside a lift, object inside a lift, maybe elevator, जो भी होगा. Maybe your books are using some different name for this topic, so I will just cross check. So it is apparent weight of a body in a lift. मैंने से बोला body inside a lift, तो बेसिकली वही है, apparent weight कितना, वही हमको देखना है. तो what we will do is, हम बहुत सारे केसेस डिस्कस करने हैं हमको, तो वी विल मेक टेबल. तो हमको देखना है कंडीशन क्या है. कंडीशन क्या है का मतलब ये होता है, द आइडिया हियर इज दैट लिफ्ट स्टेशनरी है या लिफ्ट मूविंग है. लिफ्ट मूविंग है
तो लिफ्ट मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी है या विथ एक्सेलरेशन है? अगर एक्सेलरेशन है तो अपवर्ड एक्सेलरेशन है या डाउनवर्ड है? चाहे वो अपवर्ड हो चाहे वो डाउनवर्ड हो, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू लेस देन जी है या इक्वल टू जी है या ग्रेटर देन जी है? तो देयर विल बी सो मेनी कंडीशंस, सो देयर विल सो मेनी केसेस. सबसे पहले व्हेन यू start making a table, the first thing that you will need, what is the condition? मतलब whether the lift is stationary or it is moving up or down, whether it is moving with acceleration or constant speed. So condition. Then what we will do is we will draw a figure. I will just draw only one figure and rest of the things you will understand. तो मैं सारे के सारे तो नहीं draw करने वाला. We will just draw one or two. That's it. Then we will see the figure. Then we will see what is velocity. If velocity is zero, if it is constant, if it is changing, so on and so forth. Velocity. And then we will see acceleration. Acceleration. Okay. Then what is normal reaction, and finally what is your conclusion? तो नॉर्मल रिएक्शन कितना, मतलब एपरेंट वेट कितना, इन शॉर्ट, क्योंकि मैंने अभी बताया नॉर्मल रिएक्शन इज एपरेंट वेट. तो यू विल फाइंड आउट व्हाट इज एपरेंट वेट, मतलब नॉर्मल रिएक्शन बेसिकली. Okay, so I'll call it as normal reaction, and ultimately we will end with conclusion. So the simplest of all, सबसे सिंपल केस नंबर 1, हमारे पास एक लिफ्ट है. लिफ्ट इज स्टेशनरी, लिफ्ट इज नॉट मूविंग, इट इज स्टेशनरी. तो स्टेशनरी लिफ्ट है, उसमें आप अभी वेइंग मशीन बताओ मत बताओ, डजंट मैटर. आपको पता है व्हाट इज एपरेंट वेट is normal reaction. Normal reaction exerted by a weighing machine on the object or by the floor of the lift. Or when I am standing here on this platform, my weight is action on this platform, और वो जो react कर रहा है, that is normal reaction and that is apparent weight. You are sitting on this bench, your weight is action on the bench and the bench is exerting normal reaction on you. Good. तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होगा इस लिफ्ट के अंदर, some object. Okay, we have some object inside this lift. Yes. So as you already know, action is mg downwards and normal reaction is upwards. Normal reaction is always normal to the surface in contact. On condition number 1, stationary lift. Stationary lift. Stationary lift मतलब velocity 0, acceleration 0. Apparent weight R is equal to actual weight. Normal reaction R is equal to mg. Right? नहीं तो फिर बुक्स में कैसा लिखते हैं? देयर आर मेनी वेज ऑफ राइटिंग. नॉर्मली वो क्या बोलते हैं, अब लिफ्ट तो जा नहीं रहा कहीं पे, स्टेशनरी, मतलब वो बोलते हैं अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू नेट फोर्स. नेट फोर्स इज 0, तो R माइनस mg इक्वल टू 0, मतलब R इक्वल टू mg. तो व्हाट इज योर कंक्लूजन? योर कंक्लूजन इज नॉर्मल रिएक्शन विच इज एपरेंट वेट. मैं इसको लिखूंगा APP, apparent weight equal to actual weight. समझ लेना आप. आई एम टू लेजी टू राइट एवरीथिंग. लिखने भी नहीं चाहिए, समझने से मतलब है. ये सब तो है आपके पास मॉड्यूल्स में. तो apparent weight equal to actual weight. Then what you have is lift moving upward or downward with constant velocity. So lift going up
up arrow I will use for up or down. Lift going up or down with v equal to constant. डायग्राम सिर्फ अभी डायग्राम में आप जा रहा होगा तो ऐसे साइड में ऊपर का दिखाना, सिंपल. तो अगर वो अप या डाउन जा रहा है तो v इज कांस्टेंट, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट रखा है, राइट. ये कब होता है? जब आप लिफ्ट में खड़े हो गए, बटन दबा दिया, थोड़े सेकंड्स के बाद the lift gains constant velocity. Immediately after pressing the button, no. After a while, velocity constant मतलब acceleration is acceleration zero. मतलब अगर लिफ्ट ऊपर जा रहा होता तो ऊपर एक्सेलरेशन जीरो है. एक्सेलरेशन जीरो मतलब फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो है. नेट फोर्स जीरो है मतलब वापस से r माइनस एम जी इक्वल टू एफ नेट, बट r माइनस एम जी इज जीरो क्योंकि नेट फोर्स इज जीरो, मतलब वापस से r इक्वल टू एम जी. तो योर कंक्लूजन रिमेन्स द सेम, apparent weight इक्वल टू एक्चुअल वेट. जितना वेट है वो करेक्ट रीडिंग मिलेगा आपको. Then what you will have is, up you may have lift going up with v variable, with v being variable, changing v. Velocity is not constant, so v is not equal to constant, so a is not equal to 0. और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कंडीशन है, a की वैल्यू लेस देन g, लेस देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो इस केस में लिफ्ट इज गोइंग अप. So when the lift is going up, when the lift is going up, upward कोई भी चीज तब जाती है जब नेट फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में हो. जैसे आपने एक ऑब्जेक्ट को एक हाइट से रिलीज कर दिया, वो नीचे आया, वो नीचे आया, आप बोलते हो ग्रेविटी है इसके लिए, वो नीचे आया ग्रेविटी के लिए, दैट इज करेक्ट. बट कंप्लीट ट्रुथ इज कि देयर इज नेट फोर्स of gravity in downward direction. There is no upward force to balance that gravity. That is the real answer. मतलब net force is only mg which is in downward direction. तो अब यहाँ पे लिफ्ट ऊपर जा रहा है, ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट तब जाएगा जब ऊपर की डायरेक्शन में नेट फोर्स हो. नेट फोर्स होना चाहिए, इसका मतलब एफ नेट. मैं काम करता हूं, अब मैं दूसरे पेज पे ये कंडीशन लिख देता हूं, इक्वेशन, एंड देन वी विल कम टू दैट. तो एफ नेट, नेट फोर्स, ओवरऑल बॉडी कहां जा रहा है? ऊपर. ऊपर कब जाएगा? जब नेट फोर्स हो ऊपर के डायरेक्शन में, मतलब रिजल्टेंट है ऊपर के डायरेक्शन में, मतलब अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड, क्योंकि डाउनवर्ड माइनस अपवर्ड लिख दिया तो बॉडी शुड कम डाउन. तो ऊपर का फोर्स मतलब नॉर्मल रिएक्शन माइनस नीचे का फोर्स विच इज mg. For F net is ma. Any force can be written as ma r minus mg. मतलब r equal to ma plus mg. देखो mg is actual weight, उसमें कुछ प्लस हो रहा है, मतलब r equal to mg plus ma है ना, तो एक्चुअल वेट में कुछ प्लस हो रहा है, माइनस नहीं, प्लस हो रहा है. प्लस हो रहा है मतलब apparent weight which is normal reaction is greater than actual weight, क्योंकि कुछ कुछ तो ऐड हुआ है यहाँ पे, राइट. और अल्टीमेटली आप m को कॉमन भी निकाल सकते हो तो g प्लस a. याद रखना, remember this is very important. When any body is going up, net acceleration is g plus a. Anything which is going up, क्योंकि क्वेश्चन बोलेंगे ऐसा, आपको बोलते हैं यू हैव अ ऑब्जेक्ट विच इज गोइंग अप विथ, मोस्टली तो पेंडुलम के केस में आता है, अ पेंडुलम टाइड टू द सीलिंग ऑफ लिफ्ट परफॉर्म्स ऑसिलेशन विद अ टाइम पीरियड ऑफ 2 seconds, कीपिंग द लेंथ ऑफ द पेंडुलम कांस्टेंट. नाउ इफ द लिफ्ट इज एक्सीलरेटिंग अपवर्ड्स विद एक्सीलरेशन ऑफ 1 meter per second square या 2 meter per second square,
what is the new time period of the pendulum? क्योंकि time period of pendulum is 2 pi root of L by G. L तो चेंज नहीं हुआ, G चेंज हो गया. जब लिफ्ट स्टेशनरी था तो उस केस में when the lift was stationary तो G की वैल्यू आप लोगे 10. अब जब लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो 10 प्लस 2 G प्लस A. तो मैं अभी से बता दे रहा हूं, वहां पे मैं टाइम पास नहीं करूंगा सॉल्व करने में. हाँ देखो G प्लस A, एनीथिंग गोइंग अप G प्लस A, कमिंग डाउन G माइनस A. और हम ट्रिक से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट एनीवेज दैट इज when we solve question. but यहाँ पे what you see is apparent weight is equal to greater than actual weight, क्योंकि normal reaction is greater than actual weight here. normal reaction is mg plus something, right? तो किसी को temporarily खुश होना है, मेरा weight बढ़ नहीं रहा था, go stand on a weighing machine, press the button to go up momentarily. just जब lift start हुआ तब वो आपको बताएगा रीडिंग, थोड़ा सा बढ़ गया, फिर वापस से वही हो गया. तो that's what happens. Now just a minute. Next case, next condition is lift. नहीं, एक है और lift going up. नहीं, ग्रेटर तो लेंगे ही नहीं हम लोग. लिफ्ट इज गोइंग अप विथ वेरिएबल स्पीड, बट इन दिस केस A इज इक्वल टू G. मतलब यहां पे इन दिस केस व्हाट इज गोइंग टू हैपन, A इक्वल टू G एंड V इज नॉट कांस्टेंट, V इज वेरिएबल, तो V इज नॉट कांस्टेंट. इंटरेस्टिंगली सिर्फ एक ही चेंज होगा. आप यहां देख रहे हो R इक्वल टू एम जी प्लस ए आया था, तो यहां पे आएगा आपके पास R इक्वल टू एम जी, R इक्वल टू एम जी प्लस जी, टू एम जी. मतलब एपरेंट वेट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एक्चुअल वेट. तो अगर लिफ्ट ऊपर जाने लगा with the value of acceleration equal to G, then अगर आपका weight 40 किलोग्राम फोर्स है तो the meter will show you 80, right? So don't worry कि ऐसे कैसे मेरा weight डबल हो गया, वो डबल नहीं हुआ. It is because of lift going up with A equal to G. अब next is again lift going upwards, but this time lift is going upwards with A greater than G. So lift is going up but with A greater than G. तो यहाँ पे मैं A ही लिखूंगा, A. V is definitely not a constant, A is definitely not a zero, but A is greater than G. अब इसका मतलब आपके पास इक्वेशन क्या था, R इक्वल टू एम जी प्लस एम ए, लेकिन A G से बड़ा है, A G से बड़ा है. अगर A G के जितना होता तो 2mg, तो R इज ग्रेटर देन 2mg. अगर A इक्वल टू G आया तो 2mg, राइट? लेकिन अगर A ग्रेटर देन G आया तो 2mg से थोड़ा बड़ा ज्यादा होगा, मतलब ग्रेटर देन 2mg. Correct, right? So this has some meaning. This has some meaning. बुक में दिया है क्या आपके? Greater than, हाँ दिया है ना, greater than. Good, दिया है. तो greater than but lift accelerating downwards दिया है, ठीक है. तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. तो दैट इज ओके, यू नीड टू नो दिस. अब यू कैन टॉक अबाउट लिफ्ट गोइंग डाउन. तो लिफ्ट गोइंग डाउन, तो सिक्स्थ लिफ्ट मूविंग डाउन, और मूविंग डाउन
स्पीड कांस्टेंट हो तो यू आर बैक टू दिस। मैं इसलिए पहले ही बोल दिया लिफ्ट गोइंग अप और डाउन विथ v कांस्टेंट, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। उसमें एपरेंट वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट। बट व्हेन लिफ्ट गोज डाउन, तो लिफ्ट गोज डाउन विथ v वेरिएबल, with v as variable। v वेरिएबल मतलब v is not constant, और यहाँ पे a is less than g। अब इस केस में क्या होगा? लिफ्ट इज ओवरऑल गोइंग डाउन, मतलब नेट फोर्स कहाँ पे है? नीचे की तरफ। तो नेट फोर्स में क्या लिखोगे आप? नेट फोर्स में आप क्या लिखोगे? नेट फोर्स mg माइनस r, क्योंकि लिफ्ट इज गोइंग डाउन तो mg माइनस r लिखा जाएगा, और ये आएगा ma इक्वल टू mg माइनस r। इसको यहां शिफ्ट करो, r इक्वल टू mg माइनस ma, तो mg माइनस a, राइट? तो g माइनस a, ये था एक्चुअल वेट, उसमें से कुछ माइनस हुआ, मतलब apparent weight is less than actual weight। तो R is less than, basically I'll write down mg minus a and then I'll write R is less than, मतलब कंक्लूजन में लिख लोगे। कंक्लूजन में क्या लिखोगे? What will write down? Apparent weight is less than actual weight। So if you want to have a temporary feeling that you have lost your weight, lift, right? Lift is something which can help you out. Temporary feeling, very temporary, for a small amount of time। अब इसके बाद का केस नंबर 7, lift is still coming down, but now lift is coming down, of course v is variable, and of course here, जैसे यहाँ पे आपने लिया था a less than g, फिर लिया था a equal to g, तो if the lift is coming down with a equal to g, मतलब किसी ने वो लिफ्ट का केबल ही काट दिया, राइट? फ्री फॉल, देखो क्या होगा? r इक्वल टू m g माइनस g, 0, normal reaction is 0। This is when you feel you have no weight, weightlessness। So you feel you have temporary feeling of being in space, you feel you don't have weight for small amount of time, क्योंकि एक बार नीचे लिफ्ट और पे गिरा, आपकी हाथ। Then last case, lift is going down, which is a hypothetical case by the way। Lift is going down with a greater than g। What will happen? R was mg minus a था ना, अब g माइनस a, लेकिन a ग्रेटर देन g, छोटे नंबर में से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, माइनस, मतलब नॉर्मल रिएक्शन इज नेगेटिव। तो नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव का मतलब क्या होता है? नहीं, नेगेटिव मास तो हो नहीं सकता ना, मास तो पॉजिटिव होता है। मतलब नाउ यू विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द सीलिंग ऑफ द लिफ्ट, you will start moving towards the ceiling of the lift। ऊपर लिफ्ट को ऊपर चिपक जाओगे, you're stuck there, so that is what it means। So you start moving towards the ceiling, normal reaction negative, so you lose contact from the floor and you go towards ceiling। So these are some cases that you will need to know। So that's it for today।